अब हम पढ़ते हैं अगला कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। इसके पीडीएफ और सीडीएफ की बात करते हैं, फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करेंगे, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको लेते हैं यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। अब देखो क्या है, कई बार आपको ऐसा होगा रैंडम वेरिएबल के केस में, कई बार कि आपको रेंज तो पता है कि रैंडम वेरिएबल किस रेंज में वैल्यूज ले रहा है, बट आपको यह चीज नहीं पता होगी, कि उस रेंज में वैल्यू लेने के लिए, उस रेंज में जैसे मान लो एक रैंडम वेरिएबल 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, तो आपको यह पता है कि वो 0 से 1 में कोई वैल्यू लेगा, 0 से 1 के बीच में कोई जो भी वैल्यूज पसंद उन्हीं में से कोई वैल्यू लेगा, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कौन से वैल्यूज लेना ज्यादा लाइकली है, कौन सी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेने की प्रोबेबिलिटी कम है, या कौन सी वैल्यूज लेस लाइकली हैं। आपको यह बस पता है कि 0 से 1 के बीच में रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेगा, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि 0.8 के नेबरहुड में वैल्यू लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, 0.2 के नेबरहुड में वैल्यू लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, 0.5 के नेबरहुड में पॉसिबिलिटी वैल्यू लेने की कम है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं पता है। मतलब आपको यह नहीं पता है कि किस वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किन वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी लेने की कम है, किन वैल्यूज को लेने की कम है। बस आपको पता है कि इस रेंज में वैल्यूज वो लेगा, और उस रेंज में जो सैंपल वैल्यूज हैं, किन सैंपल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किन सैंपल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी कम है, यू डोंट नो, है ना। तो जब आपको यह नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा लाइकली है, कौन सी कम, तो आपका सिंपल सा फंडा है कि आप क्या मानोगे, बाय जनरल प्रिंसिपल आप यही मानोगे कि सारी वैल्यूज इक्वली लाइकली हैं। क्या है? इक्वली लाइकली है। व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग, तो आप यही मानोगे कि सारी वैल्यूज क्या हैं, आपके लिए सब कुछ सेम है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कौन सा ज्यादा लाइकली है, कौन सा कम लाइकली है ना। तो आपके लिए क्या है, सारी चीजें सेम है। जैसे मैं कहूं, जैसे एक मॉडल देता हूं आपको, थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे मेरे ऑफिस की अगर टाइमिंग है कि 10 to 10:30 के बीच में आपको पंच करना है, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट अगर 10:30 से बाद में। तो 10 से 10:30 का स्लॉट दिया गया आपको ऑफिस आने का। तो अब 10 से 10:30 के बीच में बहुत सारे टाइम पॉसिबल है। एक 30 मिनट का एक स्लॉट है, 30 मिनट का एक स्लॉट है, एक 0 से 30 मिनट का स्लॉट कह सकते हो, 0 से लेकर 30 मिनट का स्लॉट है, और 0 से 30 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ये कंटिन्यूअस नेचर का है कि नहीं, 0 से 30 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। अब कभी भी कोई भी जो मेरे यहां एम्प्लॉय काम करते हैं, जो भी हैं, वो 0 से 30 मिनट के इस स्लॉट में कभी भी आ सकते हैं, और कभी भी आना वो इक्वली लाइकली है। मैं ये नहीं कह सकता कि 10-25 पे ही ज्यादातर लोग आएंगे, या 10-15 पे ही ज्यादातर लोग आएंगे, या एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है वो 10-15 पे ही आएगा, या 10-14 पे ही आएगा, या 10-13 पे आएगा, या 10-17 पे। वो 10 से 10-30 के बीच में जो 30 मिनट का स्लॉट है वो कभी भी आ सकता है, और हर किसी टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी उसकी उतनी ही है। चाहे वो 10-15 पे आए, वो भी उतना ही लाइकली है जितना उसके 10-17 पे आने का चांसेज हैं, जितना उसके 10-18 पे आने के चांसेज है, जितना उसके 10-2 पे आने के चांसेज है, जितना उसके 10-3 पे आने के चांसेज हैं। सारे चांसेज ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि उसको पता है कि 10 से 10-30 का स्लॉट है, तो मैं मुझे बस इस टाइम में पहुंचना है। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को जब मॉडल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। मतलब उसकी रेंज पता है, और उस रेंज में जो भी वैल्यूज हैं, जो सैंपल वैल्यूज हैं, सारे सैंपल वैल्यूज के नेबरहुड में वैल्यू लेने की पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं, प्रोबेबिलिटीज आर सेम। तो अगर आपके हर सैंपल वैल्यू के विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब पीडीएफ क्या हो गया, सेम हो गया सारे सैंपल वैल्यूज के लिए। पीडीएफ कैसे नेचर का हो गया, कांस्टेंट नेचर का हो गया। अगर पीडीएफ कांस्टेंट है, मैं क्या बताया था, पीडीएफ जहां ज्यादा उस सैंपल वैल्यूज के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, पीडीएफ जहां कम वहां पे उस सैंपल वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी कम। अब अगर सारे सैंपल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी लेने की क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, इक्वली लाइकली है, तो पीडीएफ हर पॉइंट पे क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा उस रेंज में, है ना। पीडीएफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा उस रेंज में। जब पीडीएफ सेम है, तो हर सैंपल वैल्यू के नेबरहुड में वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी तो बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए हम पीडीएफ डिफाइन करते हैं। तो पीडीएफ कैसे नेचर का होगा, यूनिफॉर्म या
कांस्टेंट नेचर का होगा, और ऐसे रैंडम वेरिएबल को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। लिख लो इसका पीडीएफ कैसा होगा, फिर इसकी थोड़ी सी हम एनालिसिस कर लेते हैं, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। लिखो लिखो, इन मेनी टाइम्स when we model a random variable, in many times when we model a random variable, in many times when we model a random variable, then we only have the information of the range of the random variable. We have only the information about the range of the random variable, but we don't know which values are more likely and which values are less likely. But we don't know which values are more likely and which values are less likely. So in these cases, we model the random variable as uniform random variable. We model the random variable as uniform random variable. For example, in communication system, many times phase of the signal is found to be random, and then it will be modeled as uniform random variable, which takes the value between 0 and 2 pi, 0 to 2 pi, which takes the values between 0 to 2 pi. क्योंकि जो फेज है वो रैंडम हमने कह दिया, और फेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 पाई, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, क्योंकि बाकी जो फेज वैल्यू है वो 0 2 पाई के रिप्लिका ही है। फेज जो यूनिक फेज वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 से 2 पाई, 2 पाई के बाद तो फेज रिपीट करने लगता है। 3 पाई इज सेम एज फेज पाई, 4 पाई इज सेम एज फेज 2 पाई, 3 आपका 5 पाई बाई 2 फेज इज सेम एज पाई बाई 2 फेज, है ना। तो फेज क्या है, मतलब आपने कहा फेज रैंडम है, तो वो जो सिग्नल का फेज है रैंडम है, वो 0 से 2 पाई के बीच में फेज कुछ भी हो सकता है, और हमें ये उसमें पता ही नहीं है कि कौन सा फेज ज्यादा लाइकली है, कौन सा फेज कम लाइकली है। तो हम उसको कैसे मॉडल करेंगे, एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल करेंगे। तो एक एक्स रैंडम वेरिएबल है जो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0 to 2 पाई, कोई भी वैल्यू ले सकता है, एंड ऑल द वैल्यूज आर इक्वली लाइकली, है ना, इक्वली लाइकली। 0 से 2 पाई के बीच में कोई भी फेज वैल्यू ले सकता है ना, ऑल आर इक्वली लाइकली, है ना। और ऐसे मॉडल करना सही भी है, जब आपको पता नहीं कि क्या हो सकती हैं वैल्यूज, कौन से चांसेस ज्यादा हैं, कौन से चांसेस कम हैं, आपको ये नहीं पता, मतलब सबके चांसेस आपके लिए ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। इस तरह के केस में, है ना, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे मैंने कहा कि आने का टाइम उसके 10 से 10:30 के बीच में वो कभी भी आ सकता है, सारी चीजें ऑलमोस्ट इक्वली लाइकली होंगे। वो ये देख के नहीं आएगा कि 10-15 पे चलूंगे ज्यादा सुटेबल टाइम है, 10-16 पे चलूंगे कम सुटेबल टाइम है, ऐसा नहीं। वो 10 से 10:30 का डोमेन रखेगा, उसमें कभी भी पहुंच सकता है, सारे चीजें इक्वली लाइकली है। उसके 10 से 10:30 के बीच में पहुंचने पे, किसी भी टाइम पे पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है ना। तो उसको एज ए यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल हम मॉडल करते हैं। तो जैसे एक गॉस रैंडम वेरिएबल है एक्स, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, है ना, तो वहां पे ये मॉडलिंग करते हैं ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कहां इसको यूज करना है। इज अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, इट टेक्स द वैल्यू इन द रेंज ए टू बी। ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक रेंज में वैल्यूज ले रहा है, उस रेंज में इनफाइनाइट सैंपल्स होंगे, है ना, और काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं, 0 से 2 पाई में इनफाइनाइट सैंपल्स हैं, एंड दे आर नॉट काउंटेबल। तो वो कैसा हो गया सैंपल स्पेस, कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस, एंड द रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इट टेक्स द वैल्यू इन द रेंज ए टू बी। तो इसका पीडीएफ कैसा होगा, fxx, इसको हम प्लॉट करते हैं। fxx कैसा होगा, इट विल बी यूनिफॉर्म इन नेचर, इट विल बी कैसा, पीडीएफ यूनिफॉर्म नेचर का होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी सारे सैंपल वैल्यू ए से बी के बीच में जितने सैंपल हैं, सबके सैंपल अलॉट होने के, किसी भी ए से बी के बीच में किसी भी सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी उतनी है
जितनी किसी और सैंपल की है, सारे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जब सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी सारे सैंपल के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है ना। तो ये कैसे, ए बी, ए निगेटिव बी पॉजिटिव हो सकता है, ए निगेटिव बी निगेटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, सब कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन b इज ग्रेटर देन a है, ये ट्रू है। a से b रेंज लिया मैंने, b ग्रेटर देन a लिया है मैंने। अब a निगेटिव b पॉजिटिव तब भी b ग्रेटर देन a निगेटिव -2 b -1 तब भी b ग्रेटर देन a है, a 1 b 2 तब भी b ग्रेटर देन a है ना। तो कुछ भी हो सकता है, मैं कहीं भी ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां से यहां ले लिया पीडीएफ, मैंने a और b दोनों को पॉजिटिव ले लिया। तो पीडीएफ क्या है, पीडीएफ हमने खींचा किसका, इस रैंडम वेरिएबल किसका, x का, जो कि एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, एंड इट इज टेकिंग द वैल्यूज बिटवीन a एंड b। बाकी सैंपल वैल्यूज a और b के अलावा तो ये कोई वैल्यूज ले नहीं रहा है, a से लेस सैंपल वैल्यूज को ये ले नहीं रहा है, b से ज्यादा वाले सैंपल वैल्यूज को ये ले नहीं रहा है, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, जो सैंपल वैल्यूज वो ले ही नहीं रहा उनकी प्रोबेबिलिटीज भी जीरो होंगी, और करेस्पॉन्डिंग पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगा बिटवीन द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एंड आउटसाइड दिस रेंज पीडीएफ विल बी जीरो एज प्रोबेबिलिटी इज जीरो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो, आपको ये चीज पता है कि एरिया अंडर पीडीएफ कर्व फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, एरिया अंडर पीडीएफ कर्व इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रोबेबिलिटी एंड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब देखो, मतलब इसका जो एरिया, अगर इसकी हाइट मैं मान लूं, हाइट इसको मैं मान लेता हूं h है, तो इसका एरिया कितना है, टोटल एरिया -∞ से +∞ के बीच में fxx का एरिया कितना है, जो इस रेक्टेंगल का एरिया है, तो ये एरिया कितना आया बताओ। इसका देखो विड्थ या हॉरिजॉन्टल विड्थ b - a है, ये कितना है डिस्टेंस, ये है b - a, और हाइट कितनी है, ये h है। तो इसका एरिया -∞ से ∞ में, यही बस एक रेक्टेंगल है जिसका कुछ एरिया है, तो टोटल एरिया -∞ से ∞ में कितना है इस पीडीएफ कर्व का, जितना इस रेक्टेंगल का एरिया है, और रेक्टेंगल का एरिया है कितना, h इंटू b - a रेक्टेंगल का इज इक्वल टू 1। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/b - a। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट यही है 1/b - a, ठीक है। यहां से हमेशा ड्रॉ कर सकते हो। तो जब भी आपको यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल गिवन होगा तो उसकी आपको दे देंगे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल टेकिंग द वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 2। तो आप 1 से 2 के बीच में एक कांस्टेंट पीडीएफ में एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दो, 1 से 2 की रेंज है, a से b की रेंज है, एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दो, और इस लाइन का ये जो अपर एम्पलीट्यूड है 1/ क्या कर दो, b - a कर दो, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि टोटल एरिया अंडर पीडीएफ कर्व इज इक्वल टू नथिंग बट टोटल एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल, और टोटल एरिया अंडर पीडीएफ कर्व इज इक्वल टू 1, तो टोटल एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल मस्ट बी 1। तो हाइट शुड बी लाइक दिस, कि दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल में आपको हमेशा रैंडम वेरिएबल किस रेंज में वैल्यू ले रहा है वो दिया रहेगा। तो पीडीएफ उसका खींचना है, तो वो रेंज में जो वैल्यूज हैं उन पॉइंट्स को लो, उन पॉइंट्स के बीच में पीडीएफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बाकी उसके आउटसाइड पॉइंट्स के लिए पीडीएफ 0 होगा, और ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल लो फ्रॉम द एरिया प्रॉपर्टी ऑफ द पीडीएफ। सिंपल सी बात है, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। अब इसका अगर मुझे बताना हो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x क्या होगा, जो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है विच इज टेकिंग द वैल्यू बिटवीन a एंड b, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी रैंडम वेरिएबल की निकालनी होती तो क्या, जब रैंडम वेरिएबल x वैल्यू लेता है, और x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, fxx dx है, तो जो वैल्यू ले रहा है मल्टीप्लाइड बाय दैट प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये जो उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जितने सैंपल हैं रैंडम वेरिएबल x में -∞ से ∞, सब पे यही चीज करते जाओ, जो सैंपल है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और जितने सारे सैंपल हैं -∞ से ∞, सारे सैंपल की सैंपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, और इसको क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ -∞ से ∞ में जितने सैंपल हैं सब पे, तो ये दे देता है वेटेड एवरेज ऑफ द सैंपल वैल्यूज विच रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग, है ना। जो रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले रहा है डिफरेंट सैंपल वैल्यूज, उनका हमें वेटेड एवरेज मिल जाता है, और वेटेड एवरेज ही जो मिलता है उसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या वेटेड एवरेज ऑफ x, है ना। तो ये यही होता है, रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू लेता है
कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में किस प्रोबेबिलिटी से, ऑलमोस्ट इस प्रोबेबिलिटी से। तो वो x वैल्यू ले रहा है विद प्रोबेबिलिटी दिस, तो जो वैल्यू ले रहा है मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर जितने सारे सैंपल है -∞ से इन्फिनिटी सभी के लिए क्या करो, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, सैंपल वैल्यू, और सबको ऐड करते जाओ। कॉन्टिन्यूअस केस है तो समेशन ब्रेक्स इनटू इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आ गया। तो हम निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, क्या हो जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी। अब देखो ये fx की वैल्यू लेस देन a के लिए 0 है, ग्रेटर देन b के लिए 0 है। तो ये नॉन जीरो कब है, केवल a से b रेंज में। तो ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा केवल a से b रेंज में। बाकी -∞ से a रेंज में fx 0 हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट 0, इंटीग्रेशन 0। b से इंफिनिटी वाले रेंज में ये fx 0 हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट 0 एंड इंटीग्रेशन 0। तो ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा केवल a से b रेंज में, और a से b रेंज में आपका fx की वैल्यू कितनी है, 1/b - a, 1/b - a इंटू dx, यही आपको निकालना है। 1/b - a कॉमन ले लो, ये क्या आ गया x² 2, x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या है a से b, तो 1/b - a, 2 भी बाहर ले लो, x² b² - a², b रखा अपर लिमिट -a², तो b - a, b + a, b - a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a + b/2 आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। कुछ नहीं, जिस रेंज में वो वैल्यू ले रहा है a से b, तो a + b/2 कर दो, यही यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। कुछ नहीं करना, अगर a से b रेंज में वैल्यू ले रहा है तो a + b/2, a को एज इट इज अपने साइन के साथ लोगे, b को एज इट इज अपने साइन के साथ लोगे, a + b/2 कर दो, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल जो कि यूनिफॉर्म है एंड टेकिंग द वैल्यू बिटवीन a एंड b आ जाएगी। अब अगला निकाल देते हैं, हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x², क्योंकि वेरिएंस होता क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पता चल गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² निकाल लें, दोनों का डिफरेंस कर दें, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। ये क्या होगा बताओ, -∞ से इन्फिनिटी x² fx dx होगा। फार्मूला डिराइव भी कर चुका हूं, लॉजिकली समझा भी चुका हूं बार बार, है ना, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा a से b में, क्योंकि fx एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो केवल a से b में, बाकी रेंज में ये 0 होगा, तो ये प्रोडक्ट 0 होगा, तो इंटीग्रेशन 0 आएगा। तो अब देखो इस रेंज में a से b रेंज में fx की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है, 1/b - a रख देते हैं, dx 1/b - a कॉमन बेटा हो गया, और x² का इंटीग्रेशन x³ 3 आ गया a to b, और ये आ गया 1/3b - a, b³ - a³, b³ - a³ कितना होता है बेटा, बता दो थोड़ा, कितना होता है, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, शायद ये होता है b - a² + b² - ab, यही होता है क्या, करके देख लेते हैं। a² आएगा, a² b, ठीक है, और यहां से -a² b आएगा, माइनस प्लस, तो ये नहीं सही है, ये प्लस आएगा आई थिंक ab, हाँ ये आएगा क्या। अब देखो यहां से b, a² b -a² b कैंसिल हो जाएगा, b³ आएगा, चलो b³ रह गया, b² a यहां से आएगा, है ना, और यहां से b² a ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, -a³ यहां से आएगा, ठीक है, और -a² भी तो कैंसिल हो ही चुका है ना, ठीक है, तो ये यही आएगा, ये लिखा हुआ है, आई थिंक ये लिखा हुआ, ठीक है ना, तो ये यही आपका आ गया a² + b² + ab / 3 आएगा। देख लेना b³ - a³ मैंने सही लिखा है ना, ये यहाँ से आएगा a² b + b³ + ab², है ना, यही आएगा a² b, b³ और ab², फिर -a³ -ab², है ना, -ab² यहाँ से कैंसिल, -12a² b, तो ab ये कैंसिल, a² b, b³ - a³, सही है, ठीक है ना, तो ये a² + b² + ab / 3 आ जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपान 3b माइनस ए आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे सॉल्व, तो ये तो आया अभी किसकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है बेटा। वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसको निकाल देते हैं, क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3 आया, ठीक है ना। माइनस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आया था ए प्लस बी बाई 2, उसका होल स्क्वायर मतलब क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। तो आप देखो यहां से कितना आ जाएगा, 1/12 कॉमन ले लो, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस ऑफ 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 2ab माइनस 6ab आ जाएगा, ठीक है। और यहां से 1/12 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर b स्क्वायर 4ab माइनस 6ab माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, या b माइनस a का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ x इज नथिंग बट a माइनस b का होल स्क्वायर कहो या b माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आया, a प्लस b बाई 2। ये आप याद रख सकते हो। तो एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है जो a से b रेंज में वैल्यू लेता है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू नथिंग बट a प्लस b बाई 2, और उसका वेरिएंस इज नथिंग बट a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 होता है। ये आप याद रख सकते हो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के केस में, ठीक है ना। ये शायद आपने याद भी किया हो। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ बता दो बेटा। देखें कितने लोगों को सीडीएफ पता है ऑफ अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। बहुत लोग ये सब चीजें पढ़े होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं, हमने तो पढ़ रखा है, ठीक है ना। पढ़े हो बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब आगे की चीज बता दो, सीडीएफ ऑफ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। पीडीएफ तो आपने निकाल लिया, पीडीएफ आप ड्रॉ करना मैंने सिखा दिया, कैसे ड्रॉ करना है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्या रीजन है क्यों यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पीडीएफ को कांस्टेंट ले रहे हैं, क्या है ना। खाली ड्रॉ करने से नहीं हो जाता है, मैथ्स रटने से नहीं हो जाता बेटा, लॉजिक समझ में आना चाहिए। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. What is CDF of this uniform random variable? What is fx(x) of this random variable, uniform random variable which is taking the value between, यही मैं a से b के रेंज में निकाल। ये पीडीएफ मुझे पता है, a से b, a could be negative, a could be positive, b could be negative, b could be positive, लेकिन b इज ग्रेटर देन a है, ये फॉर श्योर है, इसीलिए 1/b माइनस a एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये इस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ गिवन है। व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, इसको खत्म करते हैं, फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करेंगे बेटा, यही हमें बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जनरल सिंगल रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन करेंगे कुछ अच्छे, और फिर उसके बाद आएंगे मैपिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल से दूसरे रैंडम वेरिएबल को मैप कैसे करते हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। अब बताओ पीडीएफ क्या होता है। प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू लेस देन x, ये होता है। और ये होता क्या है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसी रेंज के लिए, वो रेंज क्या है, -∞ से x तक। रैंडम वेरिएबल x से कम है या x के बराबर है, इसका क्या मतलब, वो x से लेके अप टू निगेटिव में कहां तक, -∞ तक वैल्यूज ले रहा है, तभी वो x के बराबर या x से कम है। अगर रैंडम वेरिएबल x -∞ से अप टू x तक सैंपल वैल्यूज ले, तो इसके सैंपल की जो ये सैंपल वैल्यूज ले रहा है, वो सारे सैंपल वैल्यूज लेस देन आर इक्वल टू x हैं, तो वो ये रेंज हो जाएगी। यही कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल x लेस देन आर इक्वल टू x वैल्यूज ले रहा है, मतलब उसकी रेंज क्या है रैंडम वेरिएबल x की, -∞ से लेके x तक। और अगर मुझे किसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, उस रेंज के लिए आपको क्या कर देना है, पीडीएफ कर्व का एरिया निकाल देना उस रेंज के लिए। और ये आपने पढ़ा भी था सिंपली,
पीडीएफ और सीडीएफ का रिलेशन ये आपने पढ़ा भी रखा है। अब देखो मैं x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये एरिया कैलकुलेट करता जाऊं और मुझे क्या मिलता जाएगा, आंसर मिलता जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो x अगर मैं लेता हूं लेस देन a, देखो फॉर x लेस देन a क्या होगा, x लेस देन a क्या होगा, फॉर x लेस देन a fx मैं निकालना जा रहा हूं। तो x लेस देन a के लिए fx क्या होगा, देखो ध्यान से, माइनस इंफिनिटी टू x fx x dx मुझे करना पड़ेगा, जहां पे जो ये x है ये लेस देन a है कोई वैल्यू, जैसे a मान लो अगर 1 है तो मैं x लेस देन 1 के लिए CDF फंक्शन की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो x लेस देन 1 जैसे x 0 के लिए मैं निकालने चाह रहा हूं वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 fx x dx का एरिया, x माइनस 1 के लिए मैं वैल्यू fx x की निकालना चाहता हूं तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इस पीडीएफ कर्व का एरिया है ना, 0.5 पे निकालना चाहता हूं तो माइनस इन्फिनिटी से 0.5 तक का एरिया CDF पीडीएफ कर्व का, यही तो होगा। तो जो x लेस देन a पॉइंट है वो सारे a से कम में आएंगे, ये यहीं कहीं होंगे, कोई पॉइंट यहां होगा, कोई यहां वहां, जितने सैंपल्स है माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक लेस देन a वो इसी यहीं पे कहीं पड़ेंगे माइनस इन्फिनिटी से a रेंज में। जितने सैंपल्स हैं जो x लेस देन a वाले सैंपल्स हैं वो कहां पे होंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से a के बीच में ही कहीं होंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो। तो हमें क्या करना है, अगर fx की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, x इक्वल टू 1 पे निकालनी है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का एरिया निकालना है किसका, पीडीएफ करो। अगर x इक्वल टू 2 पे वैल्यू चाहिए fx फंक्शन की तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का एरिया निकालना है इस पीडीएफ फंक्शन का। अब ध्यान से देखो, हम वो सारे पॉइंट्स पे सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं जो पॉइंट्स x, वो पॉइंट्स x के उन x के लिए हम वैल्यूज निकालना चाहते हैं जो पॉइंट्स लेस देन a हैं। तो हमें कहां से कहां, वो पॉइंट कहीं यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो हमें एरिया कहां से कहां निकालना पड़ेगा, जो ये x है ये लेस देन a है तो ये कहीं यहां हो सकता है, ये x पॉइंट ये अपर वाला कहीं यहां हो सकता है, कहीं यहां हो सकता है, कहीं यहां, कहीं यहां। तो हमें एरिया कहां से कहां निकालना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके x पॉइंट तक का, x यहां भी हो सकता है, यहां a से पीछे ही होगा, कहीं यहां हो सकता है, कहीं यहां। तो माइनस इन्फिनिटी से x तक का एरिया निकालना है। तो माइनस इन्फिनिटी से x जो पॉइंट होगा a से लेस x पॉइंट वो यहां यहां यहां, तो इन सारे पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से x रेंज में ये fx की वैल्यू क्या है बेटा, बताओ, 0 है कि नहीं है, बताओ 0 है कि नहीं। तो 0 का एरिया अगर निकालना है कितनी भी बार तो ये क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। तो fx की वैल्यू, मेरी CDF फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई फॉर x लेस देन a। होगी कि नहीं, ये होगी कि नहीं, सिंपल सी बात है। क्या आ गया, 0 आ गया फॉर x लेस देन a। ये होगा कि नहीं, सिंपल सी बात बताओ। x लेस देन के लिए क्या होगा, ये 0 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ठीक है, पहली चीज हो गई, क्योंकि x लेस देन a लोगे तो मान लो a 1 पॉइंट है, तो जितने x पॉइंट्स हैं जो a से कम 1 से कम है, तो 0.5 पे अगर पीडीएफ की वैल्यू CDF की वैल्यू निकालनी तो माइनस इन्फिनिटी टू 0.5 इंटीग्रेशन करना पड़ेगा fx x dx का, और माइनस इन्फिनिटी से 0.5 में fx x क्या है, 0 है, तो एरिया अंडर करो 0 आएगा। 0.7 पे वैल्यू निकालनी हो तो माइनस इन्फिनिटी से 0.7 तक का पीडीएफ कर्व का एरिया, और माइनस इन्फिनिटी से 0.7 के बीच में fx क्या है, 0, तो एरिया अंडर करो 0। तो जितने सारे पॉइंट्स है माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक एंड लेस देन a, उन सारे पॉइंट्स के लिए आपका fx की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि पीडीएफ की वैल्यू, जो पीडीएफ फंक्शन है उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से a के बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स पे पीडीएफ की वैल्यू 0 है। तो जब भी किसी पॉइंट पे हमें CDF फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो एरिया अंडर करो पीडीएफ निकालना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और उस पॉइंट्स के बीच में ये 0 होगा तो एरिया अंडर को 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं, है ना। तो अब ये आ गया। अब मान लो अगला जो x पॉइंट कहीं यहां पे हो, x पॉइंट कहीं यहां पे हो, अभी तक x पॉइंट कहां था, माइनस इन्फिनिटी से a के बीच में कहीं था, x लेस देन a था, x लेस देन a, x लेस देन a जितने पॉइंट्स हैं x लेस देन a वाले, उन सारे पॉइंट्स पे अगर fx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 0 ही आएगा। अब x हम पॉइंट कहां से ले लिए, a से b के बीच में ले लिए, कहीं यहां पे है। तो अब मुझे fx की वैल्यू तो हमेशा क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू x fx dx,
अब देखो x पॉइंट a से b के बीच में है, तो मुझे एरिया कहां से कहां पीडीएफ कर्व का निकालना है, -∞ से लेके x तक का। अब -∞ से a के बीच में तो क्या है, पीडीएफ की वैल्यू क्या है, 0 है पीडीएफ फंक्शन की। तो मैं इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दूं, -∞ टू ये fxx dx प्लस a टू x fxx dx मैं कह सकता हूं कि नहीं, बताओ ध्यान से, लिख सकता हूं इस इंटीग्रेशन को। मुझे क्या चाहिए, पीडीएफ fxx की वैल्यू चाहिए, और ये x पॉइंट a से b के बीच में है, तो मुझे कहां से कहां तक का एरिया चाहिए पीडीएफ कर्व का, -∞ से लेके x तक का चाहिए होता है, मतलब -∞ से इस पॉइंट तक का पीडीएफ कर्व का एरिया चाहिए। मैंने इसको दो भाग में बांट दिया, -∞ टू a एंड a टू x, और -∞ टू a में fx क्या है, fxx 0 है, तो ये एरिया तो आ गया 0। ये बचा कितना, a टू x में fxx की वैल्यू कितनी है, 1/b माइनस a, 1/b माइनस a dx, ये कितना आ गया, 1/b माइनस a बाहर, और ये आया x dx का इंटीग्रेशन a टू x, ये आ गया x माइनस a अपान b माइनस a आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई fxx की, मैं यहां लिखता हूं कहीं यार, fxx की वैल्यू कितनी हो गई, 0 फॉर x लेस देन a, x बिटवीन a एंड b इट इज नथिंग बट x माइनस a एंड b माइनस a, और x ग्रेटर देन b के लिए क्या होगा बेटा, है ना। अब हम x पॉइंट को एक बार a से कम यहां कहीं x पॉइंट लिए थे, एक बार x पॉइंट a से b के बीच में जितने x पॉइंट आ सकते हैं उनके लिए हमने निकाल दिया। अब अगर ये x पॉइंट यहां कहीं है, ग्रेटर देन b है, मतलब फॉर x ग्रेटर देन b मैं निकालने जा रहा हूं। तो अब देखो fxx की वैल्यू जहां पे x पॉइंट क्या है, ग्रेटर देन b है, तो ये इंटीग्रेशन ये तो हमेशा यही है। अगर fxx की वैल्यू किसी भी x के लिए चाहिए तो -∞ से x तक का एरिया निकाल लो पीडीएफ कर्व के अंदर, तो तुम्हें मिल जाएगा fxx की वैल्यू फॉर दैट गिवन x। और मुझे ये x पॉइंट अभी पता चला कि ये b से ज्यादा कोई पॉइंट है, ये यहां कहीं होगा, b से ज्यादा कोई भी पॉइंट, अगर b मान लो 2 है तो ये 2.5 वाला पॉइंट, 2.6, 2.7, 2.1 कोई भी पॉइंट है जो b से ज्यादा है, उसके लिए fxx की वैल्यू निकालने जा रहा हो सीडीएफ फंक्शन की। तो -∞ से लेके x तक का एरिया निकाल दो पीडीएफ कर्व के अंदर। तो इसको देखो तीन भाग में हम ब्रेक कर सकते हैं हमेशा, -∞ टू a fxx dx प्लस a टू b fxx dx प्लस b टू x fxx dx लिख सकते हैं। इसको मैंने -∞ से x तक का टोटल एरिया निकालना था पीडीएफ कर्व का, मैंने ब्रेक कर दिया -∞ टू a तक का एरिया, a टू b तक का एरिया, b टू x। अब देखो ये आ गया 0, क्योंकि इस -∞ से a के बीच में fxx क्या है 0, ये आ गया b टू x में भी fxx क्या है 0, तो ये भी आ गया 0। a टू b में fxx क्या है 1/b माइनस a, तो a टू b 1/b माइनस a dx, ये क्या आ गया 1/b माइनस a x dx का इंटीग्रेशन x a टू b, ये आ गया b माइनस a अपान b माइनस a, क्या आ गया 1 आ गया। तो फॉर x ग्रेटर देन b ये कितना आ गया बेटा 1 आ गया कि नहीं। तो आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट निकाल लिए, fxx की वैल्यू उन सारे पॉइंट्स के लिए निकाल लिया जो पॉइंट्स x लेस देन a हैं, उन सारे पॉइंट्स के लिए निकाल लिया जो x a से b के बीच में है fxx की वैल्यू, और उन सारे पॉइंट्स के लिए भी fxx निकाल लिया जो b से ज्यादा है, b से लेके अप टू इंफिनिटी के बीच में जो पॉइंट लाई करते हैं उनका भी निकाल लिया, -∞ से a के बीच में आते हैं उनका भी निकाल लिया, a से b के बीच में उनका भी निकाल लिया। अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो क्या आएगा, क्या आएगा। तो आपको इंटीग्रेशन निकालना था फॉर डिफरेंट x, है ना, जिस x पॉइंट पे fxx की वैल्यू सीडीएफ फंक्शन की निकालनी थी, -∞ से लेके उस पॉइंट तक का पीडीएफ कर्व का एरिया निकालना था, और उस x पॉइंट को आपने a से नीचे लिया, एक बार a से b के बीच में लिया उस पॉइंट को, और ग्रेटर देन b लिया, क्योंकि तीनों केस में अलग अलग एरिया पॉसिबल थी पीडीएफ कर्व के अंदर तीनों रेंज के लिए, तो 3 रेंज आपने बना ली। अब यहां देखो इक्वल टू कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां a पे इक्वलिटी कर दो या यहां पे इक्वलिटी कर दो, यहां पे b पे इक्वलिटी कर दो या यहां पे b पे इक्वलिटी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैंने कहा था अगर पीडीएफ कर्व में इंपल्स फंक्शन नहीं है तो सिंगल वैल्यू एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। अगर पीडीएफ कर्व में, पीडीएफ कर्व ध्यान से सुनना, पीडीएफ कर्व में अगर किसी सिंगल पॉइंट पे इंपल्स है तभी उस सिंगल पॉइंट के
अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी, और वो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी क्या, एरिया ऑफ दैट इंपल्स फंक्शन। और अगर पीडीएफ कर्व में इंपल्स फंक्शन नहीं है तो किसी भी सिंगल पॉइंट को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो देखो इस पीडीएफ में कहीं पे इंपल्स फंक्शन है नहीं, स्टेप चेंज है बेटा, इंपल्स फंक्शन की बात हो रही है, स्टेप चेंज है। पीडीएफ कर्व में क्या है, केवल स्टेप चेंज है, इंपल्स फंक्शन नहीं है। तो यहां सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये x लेस देन a की प्रोबेबिलिटी आपने निकालो ना, x जितने पॉइंट है a, अगर इक्वलिटी कर दोगे, सीडीएफ फंक्शन भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, -∞ से लेके x तक जितने सैंपल है उन सब की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अप टू a तक की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन a पॉइंट क्या, a से लेस देन वाले जितने पॉइंट्स है उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। अगर a पॉइंट को मैं इंक्लूड कर लूंगा तो एक सिंगल पॉइंट के इंक्लूड करने से प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी इक्वलिटी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। मैं हो सकता है यहाँ इक्वलिटी ले लूं, हो सकता है यहाँ इक्वलिटी ले लूं, ऐसे ले लूं, है ना, ठीक है। सारी रेंज आ गई कि नहीं, लेस देन a, इक्वल टू a एंड अप टू b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू b, सारे पॉइंट आ गए कि नहीं। अभी तक इक्वल टू नहीं था तो a b पॉइंट मिसिंग थे, वो किसी में भी इंक्लूडेड नहीं थे। अब यहाँ पे a इंक्लूड हो गया, यहाँ पे b इंक्लूड हो गया, बाकी सारे पॉइंट तो थे ही पहले से, तो कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखो, सीडीएफ का ग्राफ बनाऊं, एफ एक्स इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो फॉर, यही तो है, इसी के लिए तो बना रहा है, ए पॉइंट जहां यहां लिए वही तो यहां भी रहेगा, ए पीडीएफ के रिस्पेक्ट में ही बना रहा है, क्योंकि पीडीएफ को इंटीग्रेट करके ही तो आया। लेस देन ए के लिए ये क्या है, 0 है, तो 0 है भाई, 0 को प्लॉट कर देते हैं। लेस देन ए के लिए क्या है, ये 0 है, तो 0 रहेगा। फॉर ए टू बी के बीच में क्या है, अब यहां ध्यान से देखो, x लेस देन ए के लिए 0, और अगर यहां पे a पॉइंट को इंक्लूड करो तो a पॉइंट पे इस एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस ए अपान बी माइनस ए माइनस ए 0 अपान बी माइनस ए, तो फाइनाइट वैल्यू 0 अपान बी, 0 ही आया। तो ये कॉन्टिन्यूअस नेचर का होता है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जो आपका सीडीएफ फंक्शन होता है वो एकदम परफेक्टली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, उसमें किसी भी पॉइंट पे सडन चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई परफेक्टली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उसके सीडीएफ फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे सडन चेंज नहीं हो सकता, स्टेप चेंज नहीं हो सकता, वो परफेक्टली कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसके पीडीएफ सीडीएफ में भी देखेंगे, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसके सीडीएफ फंक्शन में कहीं पे भी स्टेप चेंज पॉसिबल नहीं। देख लो ना, लेस देन ए के लिए भी 0 है एंड इक्वल टू ए के लिए भी क्या है, सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू 0 ही है ना। देखो x माइनस ए अपान बी माइनस ए एक लाइन है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, अगर देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यही y क्या है, जो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हो वही y होता है ना, वही एफ एक्स है, x माइनस ए अपान बी माइनस ए। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपान बी माइनस ए एक्स माइनस ए अपान बी माइनस ए लिख सकता हूँ। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है कि नहीं, जहां पे m क्या है 1 अपान बी माइनस ए, और b माइनस ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a है, b राइट में है एक, है ना। तो 1 अपान बी माइनस ए एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है, ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप है, इसका स्लोप कितना आ गया 1 अपान बी माइनस ए, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 अपान बी माइनस ए इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया, एंड जो भी है वैल्यू इसकी, ये लाइन कब एग्जिस्ट करती है, ओनली बिटवीन a एंड b। दिस लाइन एग्जिस्ट एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपान बी माइनस ए, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन की इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, या ये लाइन एग्जिस्ट कर रही है ओनली बिटवीन द रेंज a एंड b। तो मैं इस लाइन को प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन रेंज a एंड b, और इस लाइन का स्लोप कितना है 1 अपान बी माइनस ए, और इसकी वैल्यू कितनी है एट x इज इक्वल टू a, देख लो, क्योंकि ये लाइन a से b के बीच में है, तो a पे वैल्यू बता दो इस लाइन की, y की वैल्यू कितनी है, a माइनस ए अपान बी माइनस ए 0, तो देखो a पे वैल्यू 0, और b पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस ए अपान बी माइनस ए, जो b पॉइंट है इंड पॉइंट, उस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस ए अपान बी माइनस ए, एक्स को b रखो, b माइनस ए अपान बी माइनस ए 1 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 1 है। एंड फॉर ग्रेटर देन b, देखो एफ एक्स एक्स क्या हो गया 1 हो गया, तो जितने पॉइंट्स x ग्रेटर देन b वाले हैं वहां पे एफ एक्स एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया 1 वैल्यू पे। तो ये सीडीएफ है फॉर दिस गिवन क्या, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये भी देखो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, ये देखो कांस्टेंट था -∞ से लेके a तक, 0 था,
ना तो बढ़ रहा था ना तो घट रहा था, कांस्टेंट था 0 वैल्यू पे, फिर यहां इंक्रीज हुआ, फिर ग्रेटर देन बी के लिए फिर से कांस्टेंट हो गया। तो ये या तो इंक्रीज कर रहा है या तो कांस्टेंट है, तो कैसा फंक्शन है? नॉन डिक्रीजिंग। तो मैंने बताया था CDF ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज 100% नॉन डिक्रीजिंग नेचर का होगा, जबकि हमने गॉसियन रैंडम वेरिएबल का जब CDF देखा था तो वो प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया था, लेकिन इन जनरल नॉन डिक्रीजिंग तो 100% होगा, इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट होगा या केवल इंक्रीजिंग होगा, लेकिन नॉन डिक्रीजिंग तो 100% होगा, डिक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां पे भी वही नेचर है, कांस्टेंट इंक्रीजिंग, कांस्टेंट नॉन डिक्रीजिंग, है ना नेचर, है ना। तो ये जनरल हमेशा होगा, तो ये आपका हो गया। और अब ऐसे भी आपको पता है कि CDF फंक्शन की वैल्यू एट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी 1 होती है। देखो ये 1 ही है, अब आगे x ग्रेटर देन b वाले जितने पॉइंट है सब पे f(x) की वैल्यू 1 है, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी 1 होगी, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे 0 होती है, देखो 0 है ना, यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर इतनी बात, CDF आ गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो कभी भी अगर यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल आए किसी भी रेंज में हो, वो लेट से अगर ये रेंज होती -1 से लेके 2 तक, तो ये 1/3 होता कि नहीं? 1/b - a होता, क्योंकि इसकी विड्थ है 3, तो हाइट 1/3 कर दूं तो विड्थ इनटू हाइट मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल मस्ट बी 1। ये PDF है, इसका अगर मुझे CDF ड्रॉ करना होता तो कुछ नहीं करना है, जो ये वैल्यू है इतने स्लोप की इंक्रीजिंग, इतने पॉजिटिव स्लोप की लाइन मिलेगी बिटवीन दिस रेंज -1 से 2, और -1 तक मुझे क्या बनाना है? 0। -1 से 2 के बीच में मुझे एक लाइन मिलेगी, कितने स्लोप की? इसी स्लोप की, जो ये 1/3 वैल्यू है, इस स्लोप की मुझे एक लाइन मिल गई -1 से 2 के बीच में, ठीक है ना। इस पे वैल्यू 0 है, ये इसकी स्लोप कितना है? 1/3, और यहां से वैल्यू ये निकालोगे तो ये 1 ही आएगी, और उसके बाद आउटसाइड 2 ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है 1। ये CDF यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का ड्रॉ करना, कुछ नहीं करना है। जो उसकी लोअर रेंज है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की एक रेंज होगी, तो जो लोअर रेंज है तो -इन्फिनिटी से लोअर रेंज तक तो CDF की वैल्यू 0 हो गई। जिस रेंज में वैल्यू ले रहा है रैंडम वेरिएबल, उस रेंज में मुझे एक लाइन मिलेगी जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा, एक लाइन मिलेगी, और वो स्लोप कितना होगा लाइन का? नथिंग बट दिस वैल्यू, जो PDF कर्व की कांस्टेंट वैल्यू है, PDF की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, जो PDF कर्व में कांस्टेंट वैल्यू है रेंज के लिए, वही स्लोप हो जाएगी CDF कर्व का, वही क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा CDF कर्व का, है ना। तो जो ये कांस्टेंट वैल्यू लेता है PDF फॉर द गिवन रेंज, वही आपका क्या हो जाएगा? स्लोप, इन केस स्लोप ऑफ द लाइन इन केस ऑफ CDF कर्व। लेकिन किस रेंज के लिए? जिस रेंज में रैंडम वेरिएबल वैल्यूज लेता है, -1 से 2 की रेंज में जो लाइन मिलेगी उसका स्लोप केवल 1/3 होगा। बाकी जब 2 के बाद जैसे जो रेंज, जो हायर रेंज है, उसके बाद तो आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट स्लोप, जिसका एक कांस्टेंट स्लोप 0 मिलेगा आपको, एक लाइन मिलेगी जिसका स्लोप 0 है पैरेलल टू द x एक्सिस, और यहां पे वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि अब ये आगे कांस्टेंट ही रहने वाला है, और ये कांस्टेंट वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक जाना है, और इन्फिनिटी पे CDF की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू यहां से जब ये पैरेलल हुआ तो यहां पे भी वैल्यू 1 है, और अप टू इन्फिनिटी तक ये वैल्यू 1 ही रहने वाली है। कुछ नहीं करना, देखो ना, आपने अप टू A तक 0, A से B के बीच में एक लाइन खींची जिसका स्लोप कितना है? यही 1b-a, और जो B पॉइंट है, जो दूसरा वाला पॉइंट है, जो फाइनल हायर रेंज का हायर वाला पॉइंट है, उसके बाद आपके CDF की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 1 है कि नहीं? अभी बताया था x ग्रेटर देन के लिए क्या है? 1 है, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्टली आप खींच सकते हो CDF ऑफ अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, कुछ करना ही नहीं। स्लोप ऑफ द लाइन बिटवीन दिस रेंज इज नथिंग बट दिस वैल्यू, और जब हायर पॉइंट है उसके बाद आपके CDF की वैल्यू हमेशा परमानेंटली कांस्टेंट हो जाएगी 1 पे, ठीक है ना, परमानेंट। तो हायर रेंज क्या है? 2 है, तो 2 पॉइंट के बाद CDF की वैल्यू हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? 1। यहाँ हायर पॉइंट क्या है? B, तो B के बाद CDF की वैल्यू हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगी 1 पे। तो ये आपको देखना है, ठीक है ना, इजीली। और आपने ये चीज पढ़ी है, f(x) क्या होता है? d/dx ऑफ CDF। तो डिफरेंशिएट कर दो इस CDF को, देखो
डिफरेंशिएट कर दो, देखो पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं। माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में सीडीएफ की वैल्यू क्या है, 0। 0 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में सीडीएफ का डिफरेंशिएशन 0, तो पीडीएफ भी क्या रह गया, 0। 0 का डिफरेंशिएशन 0। फिर देखो ए से बी के बीच में सीडीएफ करो में एक लाइन है जिसका स्लोप है 1/b माइनस ए, और जब भी आप किसी लाइन को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है डिफरेंशिएशन में, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू होती कितने के बराबर है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो ए से बी के बीच में डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी स्लोप ऑफ दिस लाइन, और स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है, 1/b माइनस ए। तो एक से बी के बीच में मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू स्लोप ऑफ दिस लाइन 1/b माइनस ए है कि नहीं। और फिर b से ग्रेटर देन के लिए डिफरेंशिएशन जब करोगे तो b से ग्रेटर देन में भी आपके एक लाइन है, और उस लाइन का स्लोप क्या है, 0। और लाइन का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, लाइन का स्लोप। तो ग्रेटर देन b के लिए भी मेरे पास एक लाइन है जिसका स्लोप 0 है, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी क्या, स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन 0 है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, 0। तो b से ग्रेटर देन के लिए हमेशा क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये मिल रहा है कि नहीं, मिलना चाहिए, हमेशा ये ट्रू होगा, ठीक है ना। तो हमने सीडीएफ भी ड्रॉ करना सीख लिया, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ तो हमने देख ही लिया था। पीडीएफ से हमें डायरेक्टली अगर वैल्यूज निकालनी है वेरिएंस की और एक्सपेक्टेड वैल्यू की तो हम निकाल सकते हैं। तो ये चीजें बहुत काम आने वाली, इस पे क्वेश्चन कई बारी आ सकते हैं, आपको निकालने आता है कि नहीं आता है, और डायरेक्टली आता है तो आप सीधे खींच के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सिंगल रैंडम वेरिएबल के मिक्स क्वेश्चन डिस्कशन का। गॉसियन भी हो गया, यूनिफॉर्म भी हो गया, तो इनके मिक्स टाइप के क्वेश्चन हम कुछ करेंगे सिंगल रैंडम वेरिएबल। और इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, मैपिंग ऑफ वन रैंडम वेरिएबल टू अदर, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।